बहुत पुराने जमाने की बात है। हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास बस एक पुरानी टूटी फूटी कुल्हाड़ी थी और जानवरों में एक लंगड़ा बूढ़ा घोड़ा और एक कमजोर गधा। वो अपनी इकलौती बेटी रानी के साथ किसी तरह जीवन बिता रहा था। एक दिन सुबह हरिया ने अपने लंगड़े घोड़े पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लादा। वो रानी से बोला, बेटी रानी, मैं आज बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। अगर सारी लकड़ियाँ बिक गईं तो तेरे लिए कुछ अच्छा जरूर लाऊंगा। और हाँ, अगर तेरी कोई खास इच्छा हो तो मुझे अभी बता देना। बापू, आपकी इच्छा, बस ध्यान रखना और सावधान रहना। बाजार में बहुत बेईमान लोग घूमते हैं। कुछ लोग कमाते हैं तो कुछ लोग धोखा खा जाते हैं। जल्दी से लकड़ियाँ बेचकर घर लौट आना। मैं खाना बनाकर इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, तेरी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। तू इतनी समझदार है, तेरी सीख मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। हरिया अपने लंगड़े घोड़े को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि आज शायद अच्छी कमाई हो जाए। थोड़ी देर बाद वो बाजार पहुंचा। वो एक कोने में खड़ा हो गया और ग्राहकों को पुकारने लगा। लकड़ियाँ ले लो, अच्छी सूखी लकड़ियाँ, जल्दी जलने वाली, कम धुआं देने वाली लकड़ियाँ हैं। सस्ते में ले लो भाई, आज ले जाओ, कल पछताओ मत। काफी देर तक चिल्लाने के बाद एक धनी सेठ गोपाल की नजर हरिया पर पड़ी। सेठ गोपाल बहुत लालची और चालाक आदमी था। वो हमेशा गरीबों को ठगने का मौका ढूंढता रहता। उसने हरिया को देखा और मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये तो बिल्कुल बूढ़ा और फटीचर लगता है। कपड़ों से ही लग रहा है कि बहुत गरीब है। ऐसे लोग ज्यादा सवाल भी नहीं करते। शक्ल से ही मूर्ख लगता है, आसानी से ठगा जा सकता है। चलो आज मजा लेते हैं, आज फिर कोई नया शिकार हाथ आया है। सेठ गोपाल धीरे धीरे चलता हुआ हरिया के पास आ पहुंचा। उसकी नजर सबसे पहले लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। फिर उसने हरिया को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और झुकी हुई आंखें। एक नजर में ही उसने समझ लिया कि सामने खड़ा आदमी गरीब और मजबूर है। ए लकड़हारे, ये सारी लकड़ियां बेचनी है क्या, या यूं ही जंगल से उठाकर यहाँ रख दी हैं? किसने कहा कि तुम्हारे जैसे गरीब लोग इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर सकते हैं? हाँ हुजूर, बिल्कुल बेचनी है। ये मेरे दिन रात की मेहनत है। बस अगर सही कीमत मिल जाए तो सबका काम बन जाएगा। हुजूर, अगर आप 2 चांदी के सिक्के दे दें तो इस सौदे को पक्का समझो, बाकी सब आपकी मर्जी पर है। 2 चांदी के सिक्के? लकड़ियों के हिसाब से तो सौदा जरा महंगा है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लकड़ियां जैसी हालत में हैं उसी हालत में बेच दोगे? कोई छटाई वटाई नहीं करोगे? बेच दूंगा हुजूर, जैसी हैं वैसी ही। इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तब ठीक है, लो ये रहे 2 चांदी के सिक्के, और अपने इस मरियल से घोड़े को लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। लकड़ियां मेरे गोदाम तक पहुंचानी होंगी। बहुत अच्छा हुजूर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। हरिया ने सिक्के लिए और खुश होकर सोचने लगा कि आज बड़ी कमाई हो गई। वो घोड़े को लेकर सेठ के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे सेठ के बड़े घर पहुंचे। लकड़ियां यहीं छोड़ दो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। हरिया ने घोड़े की रस्सी खोली और लकड़ियां उतारने लगा ताकि घोड़े को वापस ले जा सके। तभी अचानक सेठ गोपाल की तेज आवाज गूंज उठी। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं घोड़े से लकड़ियां उतार रहा हूँ ताकि अपना घोड़ा लेकर घर जा सकूं। अरे बदमाश, सौदे की शर्त याद नहीं है क्या? तुमने लकड़ियां जिस हालत में बेची थीं, उसी हालत में बेचने की बात मानी थी। कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो बस 2 चांदी के सिक्कों में सारी लकड़ियां बेची थीं। सारी लकड़ियां नहीं मूर्ख, उन सिक्कों के बदले तुमने घोड़ा भी बेच दिया है। लकड़ियां जिस हालत में थीं, घोड़े पर लदी हुई थीं। मतलब लकड़ियां भी मेरी और घोड़ा भी मेरा। ये सुनते ही हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बहुत गरीब हूँ,
अगर घोड़ा भी चला गया तो मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। रहम कीजिए हुजूर। हरिया बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़कर बार बार विनती करता रहा, लेकिन सेठ गोपाल का दिल जरा भी नहीं पसीजा। अरे भाइयों, जरा देखो तो सही, इस लकड़हारे की चालाकी देखो। पहले सौदा करता है और अब सौदे से मुकर रहा है। बताओ, क्या ऐसे आदमी पर रहम करना चाहिए? सब कहने लगे, नहीं नहीं, इसे मुखिया जी के पास ले चलो, वही इसका फैसला करेंगे। सेठ ने हरिया को मुखिया जी के पास ले जाकर सारा किस्सा सुनाया। मुखिया जी सेठ का अच्छा दोस्त था। उसने हरिया के खिलाफ फैसला सुना दिया। लकड़हारे को कीमत मिल चुकी है, सौदे की शर्त मानी गई थी। लकड़ियां जिस हालत में बेची गईं, उसी हालत में सौदा पूरा हुआ, इसलिए घोड़ा अब सेठ गोपाल का है। अब यहाँ और कोई बहस नहीं, जाओ यहाँ से। मुखिया का फैसला सुनते ही हरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूटा हुआ लाचार सा धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो रानी ने उसके चेहरे की हालत देख ली। आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। बापू, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बेटी, क्या बताऊं, आज मेरा भाग्य ही फूट गया। सेठ ने चाल चली और मेरा घोड़ा भी चला गया। हरिया ने बाजार से लेकर मुखिया के फैसले तक पूरी कहानी रानी को सुना दी। रानी ने ध्यान से सुना, हर शब्द समझा और हर मोड़ पर सोच में पड़ गई। चिंता मत करो बापू, हिम्मत मत हारो। भगवान देर से देता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। सब ठीक हो जाएगा, हम साथ हैं और मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। रात हो गई। दिन भर की थकान और दुख के कारण दोनों चुपचाप सो गए। सुबह होते ही हरिया की तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। बापू, आप आज आराम करो, मैं आज बाजार जाऊंगी। शायद मेरी किस्मत आज साथ दे जाए। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना और सावधान रहना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रानी ने गधे पर लकड़ियां लादी और बाजार चली। मन में सोच रही थी कि अगर वो बेईमान सेठ मिला तो सबक सिखाएगी। बाजार पहुंचकर वो चिल्लाई, लकड़ियां ले लो, अच्छी सूखी लकड़ियां सस्ते में मिल जाएंगी। उसी बाजार में सेठ गोपाल फिर से किसी नए शिकार की तलाश में आया था। तभी उसकी नजर रानी पर पड़ी, लकड़ियों की गट्ठर के साथ खड़ी हुई। वाह, कल घोड़ा हाथ लगा, आज लगता है गधा भी मिल जाएगा। शिकार खुद चल कर आया है। ए लड़की, लकड़ियां बेचनी है क्या? बताओ, क्या कीमत चाहती हो? 3 चांदी के सिक्के हुजूर, बस इतनी ही चाहिए। ठीक है, 3 चांदी के सिक्के, लेकिन एक शर्त है, लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। मंजूर है? ये सुनते ही रानी सब समझ गई। यही चाल कल उसके बापू के साथ चली गई थी। आज बदला लिया जाएगा। आज सेठ की ही चाल उसी पर भारी पड़ेगी। मंजूर हुजूर, लेकिन मेरी शर्त, पैसे भी उसी हालत में दोगे जिसमें वे होंगे। ठीक है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। गधे समेत लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचानी होंगी। रानी चुपचाप सेठ गोपाल के पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद दोनों सेठ के घर पहुंचे। रानी ने गधे को आंगन में बांधा और लकड़ियों के गट्ठर नीचे उतार दिए। हुजूर, लकड़ियां रखती हैं, अब मेरी कीमत दे दीजिए। लो, ये रहे 3 चांदी के सिक्के। अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी जरूरी काम है। जैसे ही सेठ ने पैसे दिए, उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड लौट आया। उसे पूरा यकीन था कि आज भी खेल उसके ही हाथ में है। ठहरिए हुजूर, एक बात याद दिलाऊं। अब क्या रह गया? सौदा हो चुका, पैसे भी ले चुकी हो। आपने खुद कहा था, लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या आपको याद है ये बात? ये सुनते ही सेठ गोपाल थोड़ा चौंका। एक पल के लिए उसकी चाल ढीली पड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर वही चालाक मुस्कान ओढ़ ली।
हाँ तो इसमें नई बात क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। नई बात कुछ भी नहीं है हुजूर, बस वही पुरानी शर्त है, लेकिन शर्त के हिसाब से अभी पूरा हिसाब होना बाकी है। रानी की मुस्कान में भरोसा था और उसकी आवाज में अजीब सा सुकून। सेठ को पहली बार लगा शायद उसने फिर से किसी को कमाक लिया है। शर्त याद है? लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में बिकी थीं। लकड़ियां गधे पर लदी थीं और पैसे अभी आपके हाथ में हैं। तो सौदे के हिसाब से लकड़ियां गधे समेत आपकी हुई और सिक्के समेत आपका हाथ मेरा। ये सुनते ही सेठ गोपाल का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से में उसकी आंखें जलने लगीं। उसे अब साफ समझ आ गया था कि जिस जाल में वो दूसरों को फंसाता था, आज वही जाल उसी पर कस चुका है। क्या बक रही हो तू? दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी के अभी निकल जा यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए। अगर कल यही शर्त सही थी तो आज भी वही शर्त लागू होगी। रानी की आवाज तेज होती चली गई। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। आसपास के लोग रुकने लगे। कोई दरवाजे से झांकने लगा तो कोई दौड़ता हुआ पास आ गया। भीड़ बढ़ती देख सेठ गोपाल घबरा गया। उसका गुस्सा अब डर में बदलने लगा। सुनो भाइयों, ये वही बेईमान सेठ है जिसने मेरे बापू को धोखे से लूटा, शर्त तोड़ी, गरीब को ठगा। मुझे मुखिया जी के पास न्याय चाहिए। लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कई चेहरे सख्त हो गए। सबकी नजर अब सेठ पर टिक गई। ठीक है, मुखिया जी के पास चलते हैं, वहीं फैसला होगा। सब मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया सेठ का दोस्त था, लेकिन डर गया। लोगों ने रानी का साथ दिया। मुखिया ने समझाया, बेटी, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। गलती हो गई, मान लेते हैं। हाथ के बदले 5 चांदी के सिक्के ले लो। गरीब अमीर का झगड़ा यहीं खत्म कर देते हैं। मुखिया जी की बात सुनकर कुछ लोग सिर हिलाने लगे। कई लोगों को लगा कि मामला अब निपट जाएगा। सभी में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। नहीं मुखिया जी, 5 चांदी के सिक्कों से इंसाफ नहीं होता। अगर सच में न्याय करना है तो 50 सोने के सिक्के ठीक रहेंगे, वरना हाथ। रानी के ये शब्द सुनते ही सभी में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक गरीब लकड़हारे की बेटी इतनी बड़ी बात इतनी मजबूती से कह रही है। 50 सोने के सिक्के? ये तो बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी रकम कोई यूं ही कैसे दे दे? क्या तुम समझती भी हो कि कितना बड़ा दांव है ये? तो फिर हाथ कटवाओ सेठ जी। कल मेरे बापू के साथ सौदे की शर्त नहीं बदली थी। लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में बेची गई थीं। आज भी शर्त नहीं बदलेगी। रानी की बात सुनकर सभी में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हर किसी को कल का सौदा याद आ गया। वही चाल, वही शर्त, वही घमंड। सेठ गोपाल के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज चालाकी का खेल उसी के खिलाफ खेला जा रहा है। वो समझ चुका था, या तो सोना जाएगा या इज्जत। सेठ गोपाल, अब फैसला साफ है। या तो 50 सोने के सिक्के दो या फिर हाथ कटवाने के लिए तैयार रहो। यही न्याय है और यही अंतिम फैसला। चतुराई का मुकाबला? ठीक है लड़की, आज फैसला हो ही जाए। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ और तू अपने 50 सोने। हम दोनों एक एक किस्सा सुनाएंगे। जो हारा वो रकम देगा। मंजूर है, लेकिन शर्त साफ रहेगी। ना कोई झूठ बोलेगा और ना कोई पूरी सच्चाई कहेगा। जिसने भी झूठ या सच का सहारा लिया वही हार जाएगा। सभी में सन्नाटा छा गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ना झूठ ना सच, तो आखिर किस्सा होगा कैसा। एक बार मेरे घर में 2 मक्के के दाने मिले। मैंने खिड़की से फेंक दिए, लेकिन वे उग आए। हफ्ते भर में घना जंगल बन गया। ऊंट घोड़े भटक जाते। मेरी 10 बकरियां घुस गईं, गायब। फसल कटी लेकिन बकरियां नहीं मिली। मैंने आटा पिसवाया, पत्नी ने रोटी बनाई, खाते ही मुंह से बकरी की आवाज। फिर 10 बकरियां मुंह से निकल आईं। सभी में हलचल मच गई। कई लोग सिर हिलाने लगे तो कुछ जोर जोर से सेठ के खिलाफ बोलने लगे। किसी की आंखों में आश्चर्य था तो किसी के चेहरे पर शक और हैरानी।
नहीं, मुझे तो ये किस्सा सच लगता है सेठ जी। सच वही है जो मैं समझती हूँ। आपने खुद तो नहीं झूठ बोला, लेकिन कहानी में जो दिखा वो सच लग रहा है। रानी की बात सुनते ही लोग चौंक गए। कई लोग अपनी जगह पर चुप हो गए तो कुछ धीरे धीरे सर हिलाने लगे। सभी में अचानक सन्नाटा सा छा गया। सबकी नजरें अब रानी पर और सेठ गोपाल पर टिक गईं। सुना सबने? जब लड़की खुद मान रही है कि किस्सा सच है तो फैसला साफ है। मैं जीत गया। मेरे 50 सोने के सिक्के लाओ। अब ये सिक्के मेरी मेहनत का इनाम है। सेठ गोपाल आगे बढ़ा, मानो जीत अब उसकी मुट्ठी में आ चुकी हो। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी, कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास। भीड़ उसकी जीत का स्वागत करती प्रतीत हो रही थी, लेकिन रानी की आंखों में अभी भी चालाकी की झलक थी। ठहरिए सेठ जी, इतनी जल्दी फैसला मत करिए। सिक्के लेने से पहले मेरा किस्सा भी तो सुन लीजिए। रानी की बात सुनते ही सभी में फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। रानी ने गहरी सांस ली और फिर अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। एक ऐसा किस्सा जो चालाकी की सारी सीमाएं तोड़ने वाला था। मैंने गांव के बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन बादल छूने वाला पेड़, छाया से गांव ठंडा। कपास पका, 50 घोड़ों पर लादा। बड़ा भाई शहर बेचने गया। 5 साल खबर ना, फिर पता चला रास्ते में लूटा मारा। हत्यारा कोई ना, यही सेठ गोपाल, मक्के के जंगल में मारा। सभी में फिर से हलचल मच गई। हर कोई अपना अपना मत व्यक्त करने लगा। कुछ लोग सिर हिलाकर सहमति जताने लगे तो कुछ चुपचाप बहस सुनते रहे। सेठ जी, अब आप ही बताइए, ये किस्सा सच है या झूठ? ये सवाल सुनते ही सेठ गोपाल सन्न रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। अगर सच कहता तो अपने ही शब्दों में फंस जाता और भारी जुर्म का दोष उस पर आता, और अगर झूठ कहता तो शर्त के अनुसार 500 सोने के सिक्के हार जाता। सेठ बुरी तरह फंस चुका था। झूठ? ये किस्सा झूठ है। हाँ, पूरा का पूरा झूठ है। सेठ के मुंह से ये शब्द निकलते ही पूरा सभी में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। सबको समझ आ गया था कि सेठ खुद अपनी ही चाल में फंस चुका है। तो फिर फैसला बिल्कुल साफ है। आपने खुद मान लिया कि किस्सा झूठ था। शर्त के अनुसार मैं जीत चुकी हूँ। अब मुझे मेरे 500 सोने के सिक्के दीजिए। सेठ गोपाल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। भीड़ की निगाहें उस पर टिकी थीं और हर कोई उसकी हरकत का इंतजार कर रहा था। झुके सिर और कांपते हाथों से उसने आखिरकार थैली निकाली और उसे रानी के हाथ में थमाया। रानी ने सिक्कों को हाथ में लेते ही हल्की मुस्कान दी। सच और चतुराई की जीत यहाँ साफ दिखाई दे रही थी। ये सिक्के सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये सबक है। गरीबों को कभी मत ठगना और किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना। रानी 50 और 500 कुल 550 सोने के सिक्कों के साथ घर लौटी। हरिया अपनी बेटी को देखकर खुशी से भर गया। उनकी गरीबी का अंत हो चुका था। अब उनका जीवन सुकून और सम्मान से भरा हुआ था। इस तरह चतुराई ने लालच को हरा दिया। कहानी यही सिखाती है, ताकत नहीं, दिमाग और समझदारी हमेशा जीतती है।